Students, in last lecture we had seen the determinants of demand, right? The factors that can influence the demand, right? कि जो फैक्टर है उसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है या तो कम हो सकती है, right? It means that factors that can influence the demand, whether the demand can be increased or decreased due to them, right? That are the factors affecting to the demand, right? Okay, so now we will move forward to the demand function, right? What is demand function? जो अब हम आगे जाएंगे वो जो चैप्टर्स का जो कंटेंट आएगा वो अब थोड़ा इलाबोरेट होगा, राइट? और समझने में भी मजा आएगा, राइट? सो डिमांड फंक्शन मींस क्या है? डिमांड फंक्शन आर द सेम फैक्टर, the same factor are in equation form. जो demand determinants थे that is in equation form, right? वो सब क्या आ जाएगा? equation form में आ जाएगा, right? अब हम यहाँ से जो भी पढ़ेंगे वो equation अलग अलग आएंगे तो उसका चार्ट दिया है मैंने यहाँ पे, right? कि कौन कौन से इक्वेशंस को क्या क्या हम कहेंगे, राइट? से फॉर एग्जांपल इनकम, राइट? तो इनकम को हम क्या कहेंगे, राइट? इनकम व्हिच डिनोट्स व्हाट, राइट? से फॉर एग्जांपल हम कोई भी अगर हम चीज ले लेते हैं तो एक्स प्रोडक्ट और वाई प्रोडक्ट करके उसका हम एनालिसिस करते हैं, राइट? इन द सेम वे इन मैथमेटिक्स वी आर डूइंग दैट, राइट? बट इन द सेम वे वी विल डू इन इकोनॉमिक्स आल्सो, राइट? जो भी हमने लास्ट लेक्चर में डिटरमिनेंट्स देखे थे, राइट? प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो भी हमने डिटरमिनेंट्स देखे थे वो सब यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? उसको इक्वेशन फॉर्म में ले लेंगे, राइट? We will all the determinants into equation form and that is called demand function, right? Okay. तो सबसे पहले हमने ये एक छोटा सा इक्वेशन यहाँ पे लिखा, right? That dx denotes to demand for x commodity, मतलब कोई भी एक commodity है, right? पेन, पेपर, पेंसिल, whatever will be the commodity, right? अगर हम उसमें अंदर नहीं जाएंगे कि कौन सी commodity है, right? But x commodity है, right? कोई भी एक commodity है that denotes to dx, okay? Then f means function, ये सारे क्या है? फंक्शन आ गए हैं, राइट? f means function, okay? px means price of commodity x, राइट? कोई भी एक प्रोडक्ट है, x प्रोडक्ट, उसकी प्राइस क्या है? px, ठीक है? ओके, देन y means इनकम, हमारी इनकम को हम डिनोट करेंगे एज अ y, राइट? देन T means हमने एक डिटरमिनेंट देखा था, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, राइट? जिसमें मैंने बात की थी कि आज हर एक कोई अब एक दूसरे से अलग है, राइट? मेरा टेस्ट आपके टेस्ट से अलग है, मुझे मीठा खाना पसंद है, किसी को तीखा खाना पसंद है, राइट? सो हम सब एक दूसरे से क्या है? अलग है, राइट? सो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, राइट? तो ये T उसका आ गया, ठीक है? उसके बाद है px to py, it means price of related goods x and y. जो हमने देखा था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइट? कि एक के बदले में दूसरी प्रोडक्ट, वेफर के बदले में आलू सेव के बदले में वेफर, राइट? तो ये प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वेफर के बदले में पोटैटो वेफर के बदले में बनाना वेफर्स, राइट? तो ये क्या है? रिलेटेड गुड्स के प्राइस है, तो एक गुड्स और दूसरा गुड्स दैट इज py, राइट? x good, y good, right? So these are the commodities. px means commodity of price x, right? px and py means price of related goods to x and y, okay? Then d is equal to size of population, जो हमने एक डिटरमिनेंट देखा था, क्या था उसमें? राइट? पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती है वैसे वैसे डिमांड क्या होती है?
बढ़ती जाती है, राइट। प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, राइट। सो पॉपुलेशन, राइट। ओके, देन ई माने एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस। तो हमने डिस्कशन किया था कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, अभी से ले लो, तो हम क्या करते हैं, हम सबको संग्रह करते हैं, राइट। हम उसको एडवांस में लेके रख देते हैं, राइट, ताकि हमें फ्यूचर में ज्यादा प्राइस ना देनी पड़े। इन एडवाइजेबल, राइट। अगर ये मार्केट में चलो अफवाह आ जाती है कि प्राइस फ्यूचर में कम होने वाले हैं, राइट, प्राइस विल डिक्रीज इन नियर फ्यूचर, तो हम क्या करेंगे, देन व्हाट विल वी डू, हम अभी नहीं देंगे, हम राह देखेंगे कि प्राइस कब कम हो, राइट। ओके, देन व्हाई डिनोट्स टू इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को जीडीपी कैलकुलेट करने में हमें बहुत फायदा होता है, गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है, राइट। तो ये पूरे जो हमने डिमांड डिटरमिनेंट्स देखे वही है, बट सिर्फ उसको क्या किया है, उसको इक्वेशन फॉर्म में लाके रख दिया है, और आगे जाके जो भी हमारा कम्युनिकेशन होगा वो x px py dx डिटरमिनेंट्स y इनकम इसी में होगा, राइट। तो ये थोड़ा सा याद रखना जरूरी है स्टूडेंट्स, राइट। कुछ है नहीं, डिमांड फंक्शन नाम का एक पूरा एक पॉइंट दिया गया है। डिमांड फंक्शन में कुछ नहीं करना है, आप एक चीज याद रखोगे आपको दो चीज याद रह जाएगी, कौन सी, if you will remember demand determinants, you will automatically remember this demand function, right। उसमें बिल्कुल एकदम आसान चीज है, राइट। यहाँ पे दिया गया है Tx means demand for x commodity, और यहाँ पे is equal to करके पूरे सारे functions दिए गए हैं, राइट। ओके, it's very easy, right? Okay, student, then we will move forward to the demand schedule, right। There are two types of demand schedule, right। What is demand schedule? तो demand schedule क्या है, तो demand schedule ये है कि भाई कोई भी डिमांड है, राइट, कमोडिटी की डिमांड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड, राइट, कि 100 डिमांड है, 100 क्वांटिटी है, राइट, 100 यूनिट्स की क्वांटिटी है, वो इतने प्राइस में है, 200 यूनिट्स की क्वांटिटी है, वो इतने प्राइस में है, राइट। सो डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ डिमांड विथ डिफरेंट प्राइस रेंज, राइट। और उन दोनों चीज को एक टेबुलर फॉर्म में, एक चार्ट फॉर्म में जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ऑफ डिमांड शेड्यूल, राइट। और डिमांड शेड्यूल देयर आर बेसिकली टू टाइप्स, दैट इज वन इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल, राइट। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखेंगे कि इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, मतलब मैं अलग, आप अलग, कोई तीसरा अलग, राइट। तो वैसे हम अभी एक पर्सन का देखेंगे, राइट, कि एक इंडिविजुअल का देखेंगे कि उसकी डिमांड शेड्यूल कैसे होती है, राइट। देन हम देखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल, कि भाई पूरा जो मार्केट है उसकी डिमांड शेड्यूल कैसे होती है, राइट। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। डिमांड शेड्यूल के हमने दो टाइप देखे, वी कैन सी टू टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल, दैट इज वन इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड वन इज मार्केट शेड्यूल डिमांड, राइट। ओके, तो वी विल सी फर्स्ट वन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। इसका क्या पर्पस क्या है, दैट at how much price the consumer buys how much quantity of goods, right। say for example, इसका कहने का मतलब ये है कि कितनी प्राइस में कस्टमर कितना गुड्स परचेज कर सकता है, राइट। सो इसका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेन है, राइट, तो 10 रुपए में मैं वो 10 पेन खरीद सकता हूँ, राइट। ओके, अब वो पेन की प्राइस जो है, अब वो पेन की प्राइस से फॉर एग्जांपल 1 रुपए की जगह 50 पैसे हो जाती है,
तो मैं डबल पेन्स खरीद सकता हूँ, राइट ओके। इन द सेम वे ये यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, राइट। एक हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक साइड प्राइस दिया है, एक साइड क्वांटिटी डिमांडेड रखी गई है, राइट। कि से फॉर एग्जांपल जब 10 प्राइस है तब 10 क्वांटिटी नंबर ऑफ यूनिट्स हम परचेस करते हैं, राइट। ये एक्स प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया है, राइट, जस्ट एग्जांपल है समझने के लिए, राइट। प्राइस 10 रुपए है तब क्वांटिटी हम कितनी परचेस कर सकते हैं, दैट इज ऑफ 10, राइट। क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज ऑफ 10, राइट। 10 रुपए में 10 यूनिट्स, ठीक है। फिर प्राइस रिड्यूस होके 8 पे आती है, राइट। 8 रुपए हो जाता है तो हम ऑब्वियस है कि 10 रुपए में अगर 10 खरीद सकते थे, 10 रुपए में अगर 10 खरीद सकते थे, अगर प्राइस 8 रुपए हो जाती है, 2 रुपए कम हो जाती है, तो हम 2 यूनिट्स ज्यादा परचेस कर सकते हैं। ऑब्वियस है, राइट। समझ आ रहा है कि 8 रुपए अगर यहाँ पे हो रहा है, 2 रुपए प्राइस कम हो रही है, तो हम 2 यूनिट्स ज्यादा परचेस कर पाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1 रुपए। 10 रुपए में हम 10 यूनिट चीज खरीद सकते हैं, तो 8 रुपए में हम 12 चीज खरीद सकते हैं। याद रखना, 8 रुपए में 8 मत कर देना, 8 रुपए में हम 12 चीज परचेस कर सकते हैं, राइट। इन द सेम वे अगर 8 से और प्राइस गिर जाती है 4 रुपीस, तो हम 15 चीज खरीद सकते हैं, राइट। इन द सेम वे 2 रुपए 18 चीज, 1 रुपए 20 चीज, राइट। तो ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिया गया है, राइट। अब ये जो डिमांड है, क्वांटिटी शेड्यूल डिमांडेड है, उसको हम यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? चार्ट के फॉर्म में, राइट। हम करके देखते हैं। मैं जो भी करता हूँ यहाँ पे, प्लीज यहाँ पे ध्यान रखना। एक साइड हमने ले लिया है प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दूसरी साइड ले लिया है क्वांटिटी डिमांडेड 1 to 20, राइट। अब सबसे पहला पॉइंट दिया गया है 10 के सामने 10, राइट। तो यहाँ पे हमारा 10 प्राइस है, ओके, और यहाँ पे 10 क्वांटिटी है, राइट। तो ये हम दोनों जोड़ देंगे, यहाँ से हम प्राइस और क्वांटिटी दोनों हम जोड़ देंगे। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, राइट, ओके। यू कैन सी दैट 10 रुपए 10 क्वांटिटी, राइट, ओके। देन 8 रुपीस 12 क्वांटिटी, यहाँ पे 8 रुपीस है, राइट। प्राइस के कॉलम में 8 रुपीस है, क्वांटिटी डिमांडेड दैट इज 12 यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से हम ये जोड़ लेंगे, 8 रुपए 12 क्वांटिटी, ओके ओके। देन 4 रुपीस 15 यूनिट्स, 4 रुपीस 15 यूनिट्स, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 15 है, राइट। तो हम यहाँ से यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है। 4 रुपीस 15 क्वांटिटी डिमांडेड, ओके। देन 2 रुपीस 18 क्वांटिटी डिमांडेड, 2 रुपए यहाँ पे है, यस है। Here is the 2 rupees and here is the 18 rupees, right? We will join it. ये हो गया अपना दूसरा, चौथा। Now last 1 rupee 20 quantity, ये हमारा 1 rupee है, right? This one quantity demanded 20, right? तो हम ये भी जोड़ लेंगे, ओके। सो ये हमारा चार्ट हो गया कंप्लीट, पर अभी इसमें एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट बाकी है। कौन सी चीज? ये डिमांड कर्व। याद रखना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, याद रखना, यहाँ से जुड़ती हुई डिमांड कर्व निकलती है। क्या निकलता है? डिमांड कर्व, यस। दिस इज अवर
डिमांड डी डी। सो स्टूडेंट्स ये पूरा जो चार्ट हमने अभी समझा ये एक बार मैं फिर से फटाफट रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले हमने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल देखा कि कैसे इंडिविजुअल जो है अपनी डिमांड शेड्यूल करता है। आज अगर मैं कोई भी चीज बाजार में लेने जाऊंगा 10 रुपए की आएगी तो उसमें मुझे मान लीजिए 10 यूनिट्स मिलते हैं, राइट। 10 रुपए की 10 चॉकलेट मिलती है। और अगर वही चॉकलेट अगर 8 रुपए की हो जाए तो मैं 12 ले सकता हूं, ऑब्वियस है, राइट। अगर वही चॉकलेट 8 रुपए की हो जाए तो मैं ज्यादा यूनिट्स ले सकता हूं, क्यों, मेरे पास तो 10 रुपए है ही, ठीक है, ओके। वही चॉकलेट 4 रुपए की हो जाए तो मैं और ज्यादा यूनिट्स ले सकता हूं, और ज्यादा चॉकलेट्स ले सकता हूं, राइट। वही चॉकलेट 2 रुपए की हो जाए तो उससे भी ज्यादा ले सकता हूं, राइट। उससे अब इसमें थोड़ा सा हम रिवर्स भी देखते हैं कि से फॉर एग्जांपल 4 रुपए की चॉकलेट है, अगर उसके 8 रुपए हो जाए तो मैं कम यूनिट ले पाऊंगा, जितने ले पाता था उससे कम ले पाऊंगा, राइट। तो ये इंडिविजुअल की डिमांड शेड्यूल है कि राइट कि एट व्हाट प्राइस एंड एट व्हाट क्वांटिटी कैन बी परचेज्ड, राइट। कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटी हम परचेज कर सकते हैं, राइट। ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बताना चाहता है, राइट। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। एंड इट रिप्रेजेंट द इंटररिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। जो हमने लास्ट समझा था, इंटररिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। इफ प्राइस increases then demand will decreases and if price decreases then demand will increase। ऑब्वियस है, प्राइस अगर बढ़ती है तो हम कम परचेज कर सकते हैं और प्राइस अगर कम होती है तो हम ज्यादा परचेज कर सकते हैं। ये सब आप मानते हैं, राइट। तो उसी के हिसाब से अच्छा सा यहाँ पे शेड्यूल दिया गया है, राइट। दैट इज ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। कितनी प्राइस में कितनी क्वांटिटी डिमांडेड की गई है, राइट। तो सबसे पहले 10 के सामने 10 यूनिट लिए गए हैं, 8 प्राइस है तब 12 यूनिट ले सकते हैं। प्राइस कम हो गई, क्वांटिटी ऑफ डिमांड बढ़ गई, राइट। देन और प्राइस कम हो गई, 8 में से 4 हो गई तो हम और ज्यादा यूनिट्स ले सकते हैं, दैट इज ऑफ 15 यूनिट्स, राइट। और ज्यादा 2 में से 18 यूनिट। जब प्राइस 2 हो गई तो हम 18 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं और जब प्राइस 1 हो गई तो हम 20 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। अब सेम चीज को हमने ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। इकोनॉमिक्स में ग्राफ जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो ग्राफ जो है वो समझना बहुत जरूरी है और समझाना भी बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो कौन सी जगह पे कौन सा ग्राफ आएगा ये याद रखना है, कौन सा डायग्राम आएगा ये याद रखना है। कोई भी डायग्राम तो वहां पे ड्रॉ कर दोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, राइट। तो यही चीज को जो टेबुलर फॉर्म में लिया था उसको हम ग्राफिकल फॉर्म में यूज कर रहे हैं, राइट। 10 प्राइस के सामने क्वांटिटी डिमांड 10 है, तो एक जगह हमने प्राइस ले लिया 1 to 10, दूसरी जगह क्वांटिटी डिमांड ले लिया 1 to 20, राइट। 10 के सामने 10, ये लाइन जोड़ दो, हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट 8 to 12, राइट। 8 प्राइस के सामने क्वांटिटी 12 है, पॉइंट जोड़ दो, दूसरा डिमांड हो गया। तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे लास्ट में 1 to 20 दोनों जोड़ दिया, पांचवा भी हो गया। अब क्या करना है, एक इस सब पॉइंट्स को जोड़ती हुई एक कर्व बनानी है, दैट इज ऑफ योर डिमांड कर्व, राइट। उससे मार्केटर्स को पता चलता है कि कितनी डिमांड इंक्रीज होती है और कितनी डिमांड डिक्रीज होती है, राइट। इससे मार्केटर्स को पता चलता है, राइट। ओके, सो दिस इज ऑल इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। Now we will move forward to the market demand schedule. Okay, students, the next topic after seeing the individual demand schedule, we will understand the
market demand schedule. Right, we had seen that individual demand schedule को किसी particular customer के base पे हम individual demand schedule कर सकते हैं। अब हमें मार्केट का जानना है, राइट, मार्केट डिमांड शेड्यूल अगर हमें जाननी है तो हम कैसे जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं, बाद में हम एक एग्जांपल थ्रू ये पूरा मार्केट डिमांड शेड्यूल समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले है मार्केट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स, राइट। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? टोटल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। जो हमने इंडिविजुअल का चार्ट देखा वैसा का वैसा ही चार्ट, वही चीजें, राइट। इसमें क्या है कि सब एक साथ जुड़ेंगे, राइट। यहाँ पे दिया गया है मींस टोटल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड, राइट। इंडिविजुअल्स की जो डिमांड है, राइट, मैं 5 रुपए में 10 चीजें खरीद सकता हूँ, वैसे ही कोई दूसरा मिस्टर वाई 5 रुपए में 15 यूनिट परचेज कर सकता है, वैसे ही जेड जो है कोई और यूनिट परचेज कर सकता है। वैसे क्या करेंगे हम, वैसे इंडिविजुअल डिमांड्स को मर्ज करके हम क्या करेंगे, मार्केट डिमांड बनाएंगे, राइट। सो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, दैट इज द मीनिंग। मार्केट डिमांड मींस टोटल डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स, राइट, टोटल डिमांड ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, right, okay. During certain time, at what prices the consumers have purchased different commodities from the market, और उसी दौरान जो कस्टमर्स ने डिफरेंट कमोडिटीज जो परचेज की है उसका ऑब्जर्वेशन करना है, राइट, ओके। तो हम ये सारी चीज जो है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ओके स्टूडेंट्स। ये है मार्केट डिमांड शेड्यूल का एक एग्जांपल, राइट, कि जिसमें दिया गया है प्राइस पर यूनिट, एक यूनिट के कितने प्राइस है वो, ठीक है। फिर यूनिट परचेस्ड बाय मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, कि इतनी प्राइस पे मिस्टर ए ने कितने यूनिट परचेज किए, बी ने कितने यूनिट परचेज किए और सी ने कितने यूनिट परचेज किए, ठीक है। और फिर एंड में आ जाता है उसका टोटल मार्केट डिमांड, मतलब यूनिट मिस्टर ए ने जो परचेज किया है वो, बी ने किया है वो और सी ने किया है वो, तीनों का टोटल, मतलब हमें पता चलेगा कि टोटल मार्केट डिमांड क्या है, राइट। तो हम वन बाय वन ये एग्जांपल को चार्ट फॉर्म में हम उसको पुट अप करेंगे, राइट, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि जब प्राइस 5 है, पर यूनिट प्राइस 5 है, राइट, तो मिस्टर ए जो है वो 1 यूनिट परचेज करता है, राइट। तो यहाँ पे हमने दिया गया है पूरा जो चार्ट है वो, कि भाई प्राइस जो 5 है तब 1 यूनिट लिया गया है, राइट, 5 पे 1 यूनिट, ये पहला पॉइंट हुआ, ठीक है। अब प्राइस थोड़ी डाउन होती है, राइट, 3 पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, तब मिस्टर ए कितने परचेस करता है, 3 यूनिट प्राइस का हो, राइट, पर यूनिट का, तब वो 3 यूनिट्स परचेस करता है, राइट। तो 3 पे 3, ये रहा 3 पे 3, ठीक है। और फिर जब और प्राइस कम होती है 2 रुपए, तो मिस्टर ए जो है वो 5 यूनिट परचेस करता है, तो यहाँ पे 2 पे हम ले सकते हैं 5, राइट। जैसे कि हमने इंडिविजुअल डिमांड में किया था, सेम टू सेम इसमें करना है, कोई अलग चीज नहीं है, राइट। तो इसको हम क्या कर देंगे, इंडिविजुअल डिमांड की तरह ही इसमें स्लोप बना देंगे। ये बन गया अपना मिस्टर ए का डिमांड चार्ट, ठीक है, मिस्टर ए का डिमांड चार्ट बन गया। अब सेम में हम मिस्टर बी का बनाते हैं डिमांड चार्ट, राइट, कि मिस्टर बी जो है उसकी डिमांड 5 रुपए में 3 यूनिट, राइट, यूनिट परचेस्ड बाय मिस्टर बी इज 3, राइट, कितनी 5 प्राइस है तब वो 3 यूनिट ले रहा है। तो चलिए हम देख लेते हैं, ये 5 प्राइस, ये 3 यूनिट, एक हम डिमांड का बना देते हैं इसका, राइट, ये हो गया। सेकंड वन, 3 प्राइस पे
5 यूनिट। तो यहाँ पे 3 प्राइस जो है उसमें हम ले लेंगे 5 यूनिट, राइट। ओके, देन 2 प्राइस पे 6 यूनिट। प्राइस जब 2 हो जाती है तब वो 6 यूनिट परचेज करता है। ये भी हो गया, राइट। तो अब हम इसका भी डिमांड कर्व बना देते हैं। ये भी हो गया मिस्टर बी का डिमांड कर्व, राइट। ए का हो गया, बी का हो गया, सेम वे हम किसका करेंगे, मिस्टर सी का। मिस्टर सी का हम सेम वे कर देंगे, मिस्टर सी, राइट। तो मिस्टर सी में 5 यूनिट, 5 प्राइस है पर यूनिट, तब वो 4 यूनिट परचेज कर लेता है। 5 प्राइस पे वो 4 यूनिट परचेज कर लेता है, राइट। इन द सेम वे 3 के प्राइस है तो ये 6 यूनिट परचेज कर लेता है। 3 प्राइस पे 6 यूनिट्स। इन द सेम वे जब 2 है तब 8 यूनिट, 2 पे 8 यूनिट। ये हो गया सी का, मिस्टर सी का डिमांड कर्व, राइट। तो हमने ये तीनों का डिमांड कर्व इंडिविजुअली बना लिया। जैसे हम इंडिविजुअल डिमांड में करते थे वैसे ही हमने यहां पे कर दिया, ठीक है। अब डिफरेंस कहां पे आता है, हम इसका टोटल लगाएंगे। ये 1 2 3, राइट, इन सब का टोटल लगाएंगे कि 5 यूनिट पर प्राइस होती है, राइट, तब कितना टोटल डिमांड रहता है, राइट। दिस इज द डिफरेंस फ्रेंड्स, दिस इज द डिफरेंस कि आज अगर कोई भी कंपनी को एस्टिमेट करना है कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 10 रुपए है तो उसकी डिमांड कितनी रहेगी, तो इस तरीके से वो कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस टॉपिक कि अगर आज कोई कंपनी को 10 रुपए की प्राइस पे कोई प्रोडक्ट बेच रही है और उसकी डिमांड सर्टेन परसेंटेज, सर्टेन नंबर ऑफ यूनिट्स की है कि 10 रुपए की प्रोडक्ट जब रखते हैं तो उसकी जो डिमांड है वो 1 करोड़ यूनिट सेल होते हैं, राइट। अब कंपनी को लगता है कि हमारी कॉस्ट ऊपर जा रही है, हमें प्राइस बढ़ानी है। अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड कितनी रहेगी, ये एस्टिमेट करना है, ये अंदाजा लगाना है, या तो फिर देखना है कि 10 में से 12 रुपए कर दिए तब कितना हमारा सेल्स हुआ, राइट। तो ये इस चैप्टर का प्रैक्टिकल यूसेज है, ये टॉपिक का प्रैक्टिकल यूसेज है कि प्राइस के सामने कंपनी को डिमांड का पता लगाना है, राइट। ओके, अब आ जाते हैं टोटल मार्केट डिमांड में, राइट। प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। अब 5 रुपए जो है तब टोटल डिमांड जो है वो कितनी है, 8, राइट। 5 पे 8 डिमांड है, ये रहा 8, ये रहा 5 रुपए 8 डिमांड, डन। ओके, देन 3 रुपए पे 14 डिमांड्स है। जब 3 रुपए है मार्केट डिमांड तब टोटल डिमांड कितनी है, 14, राइट। 3 14, right, and then 2 rupees per unit and total demand is 19. 2 rupees per unit and total demand is 19, right. So this will be our curve. ये हमारी डिमांड, सॉरी, ये हमारी डिमांड कर्व होगी, राइट। तो फ्रेंड्स हमने ये अभी तक यही समझा यहाँ पे कि हमने टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाने में क्या क्या लिया। तो एक एग्जांपल लिया, उसमें सबसे पहले देखा प्राइस और यूनिट्स परचेज बाय मिस्टर ए, बी एंड सी। कि मिस्टर ए जो है वो 5 यूनिट प्राइस पर यूनिट होता है तब 1 यूनिट लेता है, वैसे ही 5 प्राइस पर यूनिट होता है तो मिस्टर बी 3 ले पाते हैं, और 5 रुपए है प्राइस तो मिस्टर सी 4 यूनिट्स ले पाते हैं। वो कैसे, ये सब अलग अलग क्यों, क्योंकि सबकी इनकम के
क्या है, अलग अलग है, राइट फ्रेंड्स। ये मगअप नहीं करना है, ये माइंड यूज करके यहाँ पे देखना है, अप्लाई करना है, और जितने क्वेश्चंस आते जाते हैं वो दिमाग में रखने हैं, राइट। ये सबके अलग अलग यूनिट्स क्यों लिए गए हैं, व्हाई दिस इज सो, क्योंकि सबकी इनकम जो है वो अलग अलग है, राइट। एवरीबॉडीज इनकम इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई मैं आज 5 रुपए हो तो मैं आज 10 यूनिट्स ले सकता हूं, राइट, क्योंकि मेरे पास 50 रुपए है इसलिए, राइट। तो सेम वे अगर 5 रुपए हो तो कोई 6 यूनिट ले पाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास 30 रुपए है, राइट। तो प्लीज स्टूडेंट्स नोट दैट यहाँ पे इनकम वेरिएशन है, इसीलिए यूनिट्स जो परचेज किए हैं वो अलग अलग है, इसीलिए सेम नहीं है, राइट। ओके, देन यूनिट पर प्राइस जब 3 हो जाती है तब मिस्टर ए 3 ले पाता है, मिस्टर बी 5 ले पाता है और मिस्टर सी 6 ले पाता है, राइट। ओके, यूनिट पर प्राइस 2 रुपए हो जाती है तब मिस्टर ए 5, मिस्टर बी 6 और मिस्टर सी 8 ले पाते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे पूरा ग्राफिकल फॉर्म बना दिया वही चीज का, राइट। और फिर हमने क्या किया, टोटल डिमांड लगा दी यहाँ 8, 14, 19, कैसे, 5 रुपए का ये तीनों का सबका टोटल लगाया और 8 यूनिट आए, 8 डिमांड आई कि भाई जब कोई भी मेरी प्रोडक्ट की 5 रुपए प्राइस है तब मेरी टोटल डिमांड, मार्केट डिमांड जो है वो 8 है कि भाई मैं 8 यूनिट बना सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं बनाना चाहिए, राइट। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजों का आपने आज यही मतलब समझा कि कोई भी कंपनी को आज प्रोडक्शन करना है, राइट, अगर प्राइस इंक्रीज होता है और करना है तो कैसे करें और इंक्रीज करने के बाद कितना प्रोडक्शन करें, राइट। तो यही चीज यहाँ पे सीखने को मिलती है कि 5 रुपए की प्राइस हो तब ये चीज है, अब 5 में से प्राइस कम करनी है, 3 रुपए करनी है, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग उतनी प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर पाएंगे, ज्यादा ले पाएंगे, राइट। तो हमें उतना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, राइट। ओके, सेम में अगर प्राइस 3 रुपए है और बढ़ानी है 2 रुपए, 5 रुपए करनी है तो हमें कितना प्रोडक्शन करना है। तो ये चीजें यहाँ पे हमको आज सीखने को मिलती है। बट स्टूडेंट्स हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। ये हमने समझ तो लिया मार्केट डिमांड शेड्यूल इस तरीके से काम करता है, राइट। ये हमने इंडिविजुअल कस्टमर्स का एनालिसिस किया है, राइट। अब किसी कंपनी के पास करोड़ों कस्टमर्स हैं तो क्या 1 करोड़ कस्टमर्स की इंडिविजुअल डिमांड नोट करने बैठेंगे, नहीं, राइट। तो उसके यही चैप्टर में आगे बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, वो हम नेक्स्ट पॉइंट में समझेंगे, राइट। ओके।